बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम इलास्टिन को देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर, उसके अलावा इसको इनहिबिट करने वाले एंजाइम्स वगैरह को डिस्कस करेंगे, उसकी डिजीज़ और उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलें, अब हम देखते हैं जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलास्टिन। कोलेजन के साथ, कोलेजन हमने कहा था ये टफ होता है और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसके अंदर, लेकिन जो इलास्टिन है ये आपने याद रखनी है, इसकी रबर लाइक प्रॉपर्टीज़ हैं, रबर लाइक, ठीक है, रबर लाइक है। उसके अलावा आपने याद रखना है कि इसके अंदर जो है वो ये है कि जो इलास्टिक फाइबर्स हैं, अब आपको पता होना चाहिए जो इलास्टिक फाइबर्स हैं वो किन से मिलके बनते हैं। इलास्टिक फाइबर्स जो हैं वो इलास्टिन से, और उसके अलावा एक माइक्रोफाइब्रिल होते हैं, फाइब्रिलिन, ये माइक्रोफाइब्रिल वगैरह के मिलने से बनते हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स के मिलने से मिलते बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने याद रखना है कि ये जो है वो स्ट्रेच होते हैं सेवरल टाइम, मतलब कि ये इनकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इलास्टिसिटी, इलास्टिन से आपने याद रखना है कि इलास्टिसिटी इनकी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आप इनको जितना मर्जी स्ट्रेच कर लें उसके बाद इनने जो है वो आफ्टर सम टाइम जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाना होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द इलास्टिन। इलास्टिन का स्ट्रक्चर कैसा है? इलास्टिन का स्ट्रक्चर एज़ कम्पेयर टू आपका जो कोलेजन है उससे आसान है, उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन थी लेकिन ये आसान है। आपने याद रखना इलास्टिन जो है ये इनसोल्यूबल प्रोटीन है, ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी में आ जाएगा, इनसोल्यूबल प्रोटीन। ठीक है, अब आपने इसका याद रखना कि इसने ट्रोपो इलास्टिन से बनना है, ट्रोपो इलास्टिन से बनना है। अब ये जो है वो कितने अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल है? 700 अमाइनो एसिड से मुश्तमिल होता है। ठीक है, और ये रिलेटिवली स्मॉल होता है, स्मॉल प्लस नॉन पोलर होता है। उसके अलावा अब हम देख लेते हैं अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स में प्रोलीन और लाइसिन, ये इसमें रिच होता है। ठीक है, उसमें हमने कहा था प्रोलीन और ग्लाइसिन था, और इसमें लाइसिन है और प्रोलीन है। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर हाइड्रोक्सी प्रोलीन प्लस हाइड्रोक्सी लाइसिन, ये थोड़े से रेयर होते हैं। ठीक है, रेयर अमाउंट होते हैं। अब ये ट्रोपो इलास्टिन जो है इसने एक्सक्रीट आउट जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर सेल से निकल के। ठीक है, उसके बाद अब ये जो ट्रोपो इलास्टिन है इसने एक फिब्रिलिन माइक्रोफाइब्रिल होते हैं जो आपके प्रेजेंट होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर, उसके साथ इसने जो है वो इंटरफेयर करना है, और क्या है कि फिब्रिलिन के ऊपर जो है ट्रोपो इलास्टिन में जाके डिपॉजिट हो जाना है। ठीक है, अब क्या होगा कि कुछ आपकी जो लाइसाइल साइड चेन्स होती हैं ना इलास्टिन के ऊपर, जैसे हमने कहा था ट्रोपो कोलेजन के अंदर थी लाइसाइल साइड चेन्स, इनको लाइसाइल ऑक्सीडेज नहीं, लाइसाइल साइड चेन, लाइसाइल ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में उन्होंने किस में चेंज हो गए थे? एल लाइसाइल रेजिड्यूज के अंदर चेंज हो गए थे, ताकि ये जो है वो आपके जो नेटवर्क्स हैं फाइब्रिल्स वगैरह की फॉर्मेशन में, क्रॉस लिंकेजेस की फॉर्मेशन में रोल प्ले किया था। तो अब क्या है कि लाइसाइल साइड चेन जो है वो लाइसाइल ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में एल लाइसाइल रेजिड्यूज के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो एल लाइसाइल रेजिड्यूज हैं ये 3 और एक एल लाइसाइल रेजिड्यूज जो हैं ये मिलेंगे, और इन्होंने कौन सा लिंकेज बनाना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से, ये आपने याद रखना कि डेस्मोसिन लिंकेज। ठीक है, अब इलास्टिन की प्रोडक्शन हो जाएगी। इलास्टिन जो है ये जैसी डेस्मोसिन क्रॉस लिंकेज की फॉर्मेशन होगी उसके बाद जो है वो कहते हैं कि ये इलास्टिन की प्रोडक्शन हो जाएगी। अब इलास्टिन की प्रोडक्शन के अंदर जो म्यूटेशन, उसके स्ट्रक्चर की म्यूटेशन कैसे आ सकती है? अगर आपकी एक जो प्रोटीन ये फिब्रिलिन है, फिब्रिलिन ये सही तरीके से इसकी फॉर्मेशन नहीं हुई है, या जो वो कहते हैं इसके अंदर म्यूटेशन आ गई है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका एक सिंड्रोम होता है जिसको आप क्या कहते हैं? मार्फन सिंड्रोम, वो हो जाएगा मार्फन सिंड्रोम इसमें। ठीक है, अब मार्फन सिंड्रोम की करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसके अंदर स्ट्रक्चरल जो इंटीग्रिटी होती है, स्केलेटन का डिसऑर्डर हो जाता है, आइज़ के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है और CVS के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है,
अब इस डिजीज़ के अंदर आपने याद रखना है कि जो अब नॉर्मल फाइब्रिलिन है वो नॉर्मल फाइब्रिलिन के साथ जो है वो मिल जाएगी और इसने जो है वो अब नॉर्मल फंक्शनिंग कर देनी दूसरे फाइब्रिलिन की भी, ठीक है। और इसके अंदर ब्लू स्क्लेरा वगैरह भी देखे गए, ब्लू स्क्लेरा इन आई वगैरह जो है वो नोट किए गए, ठीक है। ये आपका मार्फन सिंड्रोम भी कंप्लीट हो गया। एक और होता है विलियम सिंड्रोम। इसका आपने बस ये याद रखना है कि इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू और सीएनएस भी इम्पेयरमेंट हो रही होती है। ऐसा जी आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन वैसे ही आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये आपने याद रखना है कि विलियम सिंड्रोम जो है वो बहुत ये भी आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि विलियम सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसको इलास्टिन की डिग्रेडेशन में अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का क्या रोल है। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके, अब हम देखते हैं कि रोल ऑफ अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। याद रखिएगा कि हमारी ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स वगैरह के अंदर ना बहुत से ये जो है ना अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन वगैरह के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, मतलब कि ब्लड और फ्लूइड वगैरह के अंदर ये प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमारे ब्लड और फ्लूइड के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा जो प्रोटीलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे प्रोटीन वगैरह की हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं, ठीक है। और कुछ एसेंशियल प्रोटीन्स होती हैं जिनकी हाइड्रोलाइसिस ज़रूरी नहीं होती है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो है उसको नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये ट्रिप्सिन जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, ठीक है, उसका लेवल कम करता है, ठीक है। अब क्या है कि जो आपका अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ये जो हमारे न्यूट्रोफिल्स वगैरह ना ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं एक प्रोडक्ट। न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो एक इलास्टेज एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जिसने इलास्टिन की ब्रेक डाउन करनी होती है, लेकिन जो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन है इसने जो है वो इलास्टेज को इनहिबिट करना है और इलास्टिन की प्रोडक्शन को कायम रखना है, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो है ये लीवर के अंदर जो है वो मोस्टली सिंथेसाइज भी होता है और सिक्रीट भी होता है, ठीक हो गया। उसके अलावा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन है ये जो है अल्फा-1 ग्लोबुलिन फ्रैक्शन से बिलोंग करता है। जब आप ये प्लाज्मा प्रोटीन का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपको पता लग जाएगा अल्फा-1 ग्लोबुलिन फ्रैक्शन से बिलोंग करता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का रोल क्या है। अब क्या है कि जो न्यूट्रोफिल इलास्टेज है, न्यूट्रोफिल ने इलास्टेज रिलीज करवाया। अब क्या होगा कि इलास्टेज जो है उसके साथ किसने जो आपका अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन है ठीक है, इसने जो है वो क्या करना है आगे अटैक करना है, ठीक है, और इसने जो है वो इसको बाइंड कर देना, ठीक है, इसकी एक्टिविटी को इसने इनहिबिट कर देना। अगर नहीं करेगा तो जो हमारा इलास्टिन है उसकी प्रोडक्शन उसकी कमी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, ये उसको इनहिबिट कर देगा। सो इस तरह जो है ये अपना रोल प्ले करता है। अब हम देखते हैं कि अगर आपका जो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन है उसकी डेफिशिएंसी हो गई है तो उससे लंग्स डिसऑर्डर्स होते हैं, लंग्स डिसऑर्डर्स। और ये लंग्स डिसऑर्डर्स में सबसे ज़्यादा जो डिस्कस किया जाता है वो है इन्फेसीमा। इन्फेसीमा कैसे होगा, ये आपके इनहेरिटेड डिफेक्ट्स में से आता है कि AAT वगैरह के अंदर जो है वो उसके जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाती है। अब इसका जीन क्या है कि उसकी प्यूरिन की बेस के अंदर जो है वो चेंज आ रहा है, मतलब कि आपकी जो गैग है अगर ये इसकी प्यूरिन का ये कोड है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, आग के अंदर चेंज हो जाएगा, AAG के अंदर चेंज हो जाएगा, गैग से आग के अंदर चेंज हो गया। तो वो कहते हैं इसके जेनेटिक कोड में चेंज आ रही है और कौन सा अमाइनो एसिड रिप्लेस हो रहा है, ग्लूटामिक एसिड लाइसीन से रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। तो अब कौन सी पोजीशन पे है, 342 पोजीशन पे है, ठीक है। अब क्या है कि जो AAT है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैसे तो ये मोनोमर होता है लेकिन ये पॉलीमराइज हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर
और इसने जो है वो क्या है कि इसने सिक्रीट आउट नहीं होना, लीवर के अंदर स्टोर हुई जाना है और इसकी जो सिक्रीशन के अंदर अमाउंट है वो कम हो जाएगी और ब्लड लेवल जो है AAT के वो कम हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जो हेट्रोजाइगस होते हैं, मतलब उनके अंदर एक जीन जो है वो सेम रहता है, सही रहता है, और एक सही एलील और एक में प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे पर्सन्स के लिए आपने याद रखना है कि उनके अंदर जो है AAT के लेवल सफिशेंट होगा कि वो जो है वो लंग्स डिसऑर्डर से उसको बचा सकें। ठीक है, अब मिथ्योनिन का बहुत रोल होता है कि वो मिथ्योनिन 358 जो है वो AAT के अंदर इसका बड़ा रोल है कि ये जो है इसमें इनहिबिटर्स जो हैं उनको टारगेट प्रोटीएज एंजाइम के साथ जो जाके बाइंड करवाना होता है। तो जो स्मोकर्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि मिथ्योनिन का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। मिथ्योनिन कम हो गई तो इसका मतलब है कि AAT अपना सही तरीके से फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पा रहे, जिसकी वजह से जो इलास्टेज है उनके ऊपर इनहिबिटर्स जो हैं वो अपना रोल नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो AAT है उसका लेवल कम होगा, इलास्टिन जो है उसकी कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से स्मोकर्स वगैरह को जो है वो कौन सी डिजीज़ जो है वो हो जाती है, स्मोकर्स वगैरह को जो है इन्फेसिमा, वो जो लंग्स डिसऑर्डर हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, वो इसी वजह से कि कोई मिथ्योनिन का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। मिथ्योनिन कम होगी तो इलास्टिन जो है वो उसकी कमी होगी, क्योंकि इलास्टेज जो है वो न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब आपके पास ये है कि अब इसकी डेफिशिएंसी को आप पूरा कैसे कर सकते हैं कि ये जो आपका इसकी ट्रीटमेंट कैसे है। ट्रीटमेंट आपने याद रखना है कि आप इंट्रावीनस इन्फ्यूजन दें किसकी AAT की, IV दें या थेरेपी करें, दोनों तरीक़ों से जो है वो आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो हो सकता है कोर्स आपको मुझे लगता है कि ये समझ आ गई होगी रोल ऑफ अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ तक आपका इलास्टिन का टॉपिक कंप्लीट हो गया, इलास्टिन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।